दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के एक ऐसे किले के बारे में जिस पर मुगल अंग्रेज तो छोड़िए खुद छत्रपति शिवाजी महाराज भी कब्जा नहीं कर पाए थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बीच समंदर में बने इस जंजीरा के किले के बारे में जो कि महाराष्ट्र में है। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर इस किले में ऐसा क्या है जिससे इसे कोई भी जीत नहीं पाया। इसके साथ ही इस किले को कब किसने और क्यों बनवाया था और समय समय पर इसे कितने लोगों ने जीतने की कोशिश की थी। तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं इसके बारे में बिल्कुल शुरू से। लेकिन हाँ, उससे पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यह किला महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के मरुड गांव से 4 किलोमीटर दूर अरब सागर में स्थित एक बड़े से टापू पर बना है। यह किला करीब 22 एकड़ में फैला हुआ है जो कि समुद्र से करीब 90 फीट तक ऊंचा है। इतने बड़े क्षेत्र में फैले इस किले को इतना मजबूत बनाया गया है कि उसे समुद्र की लहरें तो क्या तोप के गोले भी भेद नहीं सकते। और इसी वजह से इस किले को बनाने में कुल 22 साल का समय लगा था। साथ ही उस समय इस किले को और भी ज्यादा सुरक्षित रखने के लिए उसके ऊपर चारों तरफ ये बड़ी बड़ी तोपें भी लगाई गई थी जो कि उस समय ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन और पुर्तगाल से लाई गई थी। जब यह किला बनवाया गया था तो उस समय यह पूरा क्षेत्र अहमदनगर के निजाम मलिक अहमद शाह के अंदर आता था और इन्होंने ही इस किले को सन 1521 में बनवाना शुरू किया था। और इसे ठीक 22 साल बाद यानी कि 1543 में इस किले को पूरी तरह से बनाकर तैयार कर दिया गया। जिसके बाद निजाम ने इसकी देखरेख की पूरी जिम्मेदारी अपने एक सैनिक रामराव पाटिल को दी। जिसके बाद रामराव पाटिल और उनके कुछ सैनिक इस किले की रखवाली करने लगे। यह किला पहले से ही समुद्र के बीचों बीच बना था जिसकी वजह से वह काफी सुरक्षित था। लेकिन कुछ समय बाद जब इस किले के ऊपर एक विदेशी टोपी लग गई तो यह किला पहले से और भी ज्यादा मजबूत हो गया और अब इसे भेदना काफी मुश्किल था। अब किले की इस मजबूती को देखते हुए रामराव पाटिल ने अपने निजाम मलिक अहमद शाह को नजरअंदाज करने लगे और धीरे धीरे इस किले पर अपनी पकड़ मजबूत करने लगे। अब जैसे ही यह बात निजाम को पता चली तो उसने अपने एक बेहतरीन सेनापति पीरम खान को भेजा और उससे कहा कि रामराव पाटिल को मारकर किसी भी तरह से उस किले पर अपना कब्जा जमाए। अब जैसे ही पीरम खान अपनी सेना के साथ यहाँ पर पहुँचता है तो उसे इस किले के अंदर जाने का रास्ता ही नहीं मिलता है। जिसके बाद उसने इस किले को चारों तरफ से घेर लिया और इंतजार करने लगा कि जब इनका खाना और पानी खत्म हो जाएगा तो उन्हें बाहर ही निकलना पड़ेगा और तब हम उन्हें मारकर इस किले पर कब्जा कर लेंगे। अब पीरम खान ने प्लान तो सही बनाया था लेकिन वह भूल गया था कि वह अभी जमीन पर नहीं बल्कि समुद्र में खड़ा है। जिससे इसके सिर्फ कुछ ही दिनों बाद ही इस समंदर ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया और इस समुद्र में उठने वाली ये बड़ी बड़ी लहरें पीरम खान को यहाँ से पीछे हटने पर मजबूर कर दी। अब मजबूरन पीरम खान को यहाँ से पीछे हटना पड़ा। लेकिन अब पीरम खान को ये बात समझ आ गई थी कि इस किले को सामने से नहीं जीता जा सकता। जिसके लिए उसने सिंधियों के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। अब ये सिंधी कौन थे तो देखो, सिंधी पूर्वी अफ्रीका के लोग थे जिन्हें हबशी कहा जाता था। उन्हें अरब के व्यापारी गुलाम के तौर पर भारत में बेचा करते थे और यह लोग आगे चलकर अपने मालिक के लिए युद्ध और व्यापार करते थे। अब पीरम खान ने इन व्यापारी सिंधियों के एक बड़े से ग्रुप को पकड़ा और उन्हें पैसे का लालच देकर इस किले में दारू का व्यापारी बनाकर भेजा। अब ये सिंधी यहाँ पर पहुँचे और रामराव पाटिल से कहा कि हम सभी दारू के व्यापारी हैं और हमें यहाँ से आगे जाना है लेकिन हमें देर हो चुकी है और इसीलिए हम सभी आज रात को यहाँ पर रुकना चाहते हैं। अगर आप हमें यहाँ पर रुकने की इजाजत देंगे तो हम इसके बदले में आपको पैसे देंगे और सुबह होते ही यहाँ से चले जाएंगे। अब सिर्फ एक दिन की बात थी और वो लोग पैसे भी दे रहे थे जिसके लिए रामराव मान जाते हैं और उन्हें किले के अंदर ले आते हैं। अब अंदर आते ही ये सिंधी जमकर दारू की पार्टी करते हैं और उनके सैनिकों को फ्री में दारू पिलाते हैं। और जब उनके सैनिक नशे में हो जाते हैं तो ये सिंधी किले का दरवाजा खोल देते हैं जिससे पीरम खान की बाकी की सेना किले में प्रवेश कर लेती है और उसके बाद इनमें एक युद्ध होता है और इस युद्ध को पीरम खान बड़े ही आसानी से जीत लेते हैं और एक किला वापिस से निजाम के अंदर आ जाता है। लेकिन इस किले को जीतने में इन सिंधियों ने एक बड़ी भूमिका निभाई थी। अगर ये ना होते तो निजाम कभी भी इस किले को जीत नहीं पाते। जिससे अब निजाम इस किले की जिम्मेदारी इन्हीं सिंधियों को सौंप देते हैं। और ये सिंधी अफ्रीका मूल के लोग थे और वह भारत गुलाम के तौर पर आए थे तो यहाँ पर इनका कोई अस्थायी घर नहीं था। लेकिन अब किला मिलने के बाद इन लोगों ने गुलामी छोड़कर एक सैनिक के रूप में निजाम के साथ काम करने लगे और देखते ही देखते यह किला उस समय सभी दूसरे व्यापारियों का एक हब बन चुका था। क्योंकि उस समय जितने भी विदेशी व्यापारी थे वह भारत आने से पहले इस जगह पर रुकते थे और जायजा लेते थे कि भारत में सब कुछ सही तो है। क्योंकि उन्हें ये डर था कि अगर वह सीधे अपने सामान को लेकर भारत में चले गए और वहाँ पर पहले से ही दो राजा आपस में लड़ रहे हैं तो ऐसे में उनके सभी माल को कोई भी लूट सकता था। इसलिए ये व्यापारी सबसे पहले यहाँ पर रुकते थे और जायजा लेते थे कि उन्हें जहाँ पर अपना सामान बेचना है वहाँ पर सब कुछ ठीक तो है और फिर इसके बाद ही वह यहाँ से आगे बढ़ते थे। और ये विदेशी व्यापारी यहाँ पर ऐसे ही नहीं रुकते थे बल्कि इसके बदले में उन्हें पैसे भी देते थे। जिससे देखते ही देखते यह किला भारत के एक सबसे अमीर किलों में गिना जाने लगा। जिससे अब मुगल, मराठे और अंग्रेजों की नजर भी
इस किले पर पड़ने लगी और ये सभी चाहते थे कि हमारा इस किले पर कब्जा हो, क्योंकि जिसका भी कब्जा इस किले पर होता वो बड़े ही आसानी से इस क्षेत्र के पूरे व्यापार को कंट्रोल करता। और इसी वजह से समय समय पर एक के बाद एक हमले इस किले को जीतने के लिए किए गए, लेकिन इसमें से कोई भी हमला सफल नहीं हुआ, क्योंकि इस किले को जीतने के लिए सिर्फ इन सिंधी सैनिकों से ही लड़ना नहीं था, बल्कि उन्हें इस अजय किले के साथ साथ यहाँ की प्रकृति से भी लड़ना था। और इसी वजह से कोई भी इस किले को जीत नहीं पाया। तो दोस्तों, अगर आप सभी इस किले के बारे में और भी जानकारी, जैसे इस किले पर किस किस ने कब और कितनी बार हमला किया और इसे मराठे क्यों नहीं जीत पाए, जैसी पूरी जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। और साथ ही अगर आपको यह जानकारी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिए।